देखो कल तक जहां बताया था उसमें कोई दुख तकलीफ नहीं, क्लियर है वहां तक? ठीक है, तो बेसिक बताया था डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैसे यूज हो रहा है। आपको अगर किसी पॉइंट पे इंस्टेंट बात करना हो, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। उल्टा चलेंगे, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट। इतना क्लियर है? तो कल हमने कुछ क्वेश्चन करा था बेसिक सा, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करके अलग अलग टाइप से। अच्छा, चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो कुछ इक्वेशन हो सकता है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से ज्यादा दिखे 2D में, तो उससे मतलब नहीं, मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे फोकस कर रहा हूं। तो क्या चीज बता रहे हैं जरा देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ट्राई करना। आपको बाकी एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन ये सब बताया हुआ है, तो लिखो एक क्वेश्चन। t इक्वल टू गिवन है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स। t इक्वल टू गिवन है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स, then what will be the retardation? तो रिटार्डेशन क्या होगा? what will be the retardation? रिटार्डेशन मतलब बताया हुआ है, जरा देखो यहां पे ऑप्शन में लिख रहा हूं। ऑप्शन ए इसी फॉर्म में आंसर बताना है, 2 अल्फा वी क्यू। किसी को ऑप्शन लिखने से पहले बोलना है आंसर, बी सी डी कुछ ऐसा विचार नहीं। अच्छा, 2 बीटा वी क्यू सी, 2 अल्फा बीटा वी क्यू, 2 अल्फा बीटा वी क्यू। और एक आंसर लिखना है ऑप्शन, तो कुछ लिख लो, 2 बीटा स्क्वायर वी क्यू। इन चार में से लिखना है। यहां पे v क्या है? तो v वेलोसिटी है। अब मुझे कोई बताएगा कि अप्रोच कैसा होगा। ट्राई आप लोग करोगे, लेकिन अप्रोच कैसे करोगे बता सकते हो? अगर डिस्प्लेसमेंट दिया होता है, डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी को फिर डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलता है। रिटार्डेशन, उसी में नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं, तो मतलब एक्सेलरेशन ही निकालना है। तो एक बार डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किए एक्सेलरेशन। अच्छी, ये इक्वेशन कुछ अलग सा लग रहा है ना, लग रहा है कि नहीं? अगर ये इक्वेशन होता है ऐसा, x इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, x इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, तब तो आसान होता, dx बाई dt करते, फिर उसके बाद जो आता फिर उसको डिफरेंशिएट कर देते। यहां पे कैसे करेंगे? यहां तो dx बाई dt के लिए तो बड़ा मुश्किल है, x को उधर ले जाके t का टर्म बनाएंगे, कैसे करेंगे? कोई बता सकते हो अप्रोच? क्या अप्रोच बताओ, उसके बाद फिर ट्राई करोगे आप। dx बाई dt इसमें करोगे कैसे? करके देखो। चलो 2 मिनट ट्राई ही कर लो, दिमाग पूरा इधर उधर लगा लो, फिर हम बात करते हैं। थोड़ा हिंट चाहिए तो हिंट दे सकते हैं। यहां पे आप इक्वेशन सेट ही नहीं कर पाओगे जो dx बाई dt करोगे। यहां dx बाई dt करना मुश्किल है, पर dt बाई dx तो कर सकते हैं। dt बाई dx तो आसान होगा, और dt बाई dx होगा उसका उल्टा कर दोगे तो वेलोसिटी हो जाएगा। तो dt बाई dx निकाल दिया, उल्टा कर दिया, v निकल गया। अब v में एक कष्ट और आएगा कि जब v होगा तो v को dv बाई dt करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, लेकिन v का टर्म चूंकि x है तो x के टर्म में भी आएगा, तो फिर एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम dv बाई dt यूज नहीं कर सकते। तो s के टर्म में भी बताया था ना एक्सेलरेशन, क्या? v dv बाई ds या v dv बाई dx, उसको यूज करेंगे। तो लगभग आपको प्रोसेस बता दिया, ट्राई करो, 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूं। चलो ठीक है, काफी हिंट दे दिया था। बताओ, कोई बता सकते हो कौन सा आंसर होगा? चलो, एक बालक तो बोल रहा है 2 अल्फा वी क्यू, बाकी लोग, बालिका देखो
अच्छा ये तो समझ में आ रहा है कि यहां पे अगर होता x इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, तब तो फिर dx बाई dt कर लेते, पर यहां पे dx बाई dt करना मुश्किल है, तो dx बाई dt करना मुश्किल है तो dt बाई dx तो कर सकते हैं ना, dt बाई dx कर लेते हैं। तो जब dt बाई dx करोगे, जरा बताना मुझे t के जगह पे क्या लिखा है, अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स बाय dx लिख सकते हैं। तो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो बताओगे, मैं दोनों पार्ट को एक साथ कर रहा हूं, अल्फा कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x एन एक्स टू द पावर n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 अल्फा एक्स होगा। फिर इस पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, बीटा कांस्टेंट बाहर आएगा, dx क्या हो जाएगा 1। पहले बताओ इसमें किसी को दिक्कत, ये क्या आया है dt बाई dx आया ना, पर वेलोसिटी dt बाई dx तो नहीं होता है, वेलोसिटी होता है dx बाई dt। तो क्या करें फिर, उल्टा कर, दोनों साइड रिवर्स कर देते हैं, या फिर इसको इधर भेज दोगे dx dt, इसको इधर भेज दोगे, एक ही बात है। तो इसको अगर उल्टा कर दोगे, इसलिए किए क्योंकि वेलोसिटी हमको बोलना था, तो dx बाई dt, इसको रिवर्स करोगे तो क्या बोलोगे 1 बाय 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, या फिर बोल सकते हो 1 बाय, ये भी उल्टा हो जाएगा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये बोल सकते हैं। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा टू दी पावर -1 बोला जा सकता है, इसको उल्टा कर दिया। और dx बाई dt को क्या लिखेंगे v, यानी v इक्वल टू दिस है dx बाई dt या फिर v, तो v इक्वल टू ये आ गया। समझ में आ रही बात, क्वेश्चन में v नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में क्या पूछा गया a, अगर एक्सेलरेशन पूछा गया, अगर इसमें टाइम का टर्म होता 2 अल्फा टी प्लस बीटा की पावर -1, तब तो हम सिंपली dv बाई dt कर लेते, पर इसमें टाइम का टर्म तो है नहीं, इसमें किसका टर्म है x का, पोजीशन का टर्म है। तो पोजीशन के टर्म में भी एक्सेलरेशन बताया था ना, a इक्वल टू ये बताया था v dv बाई dx, या यहाँ पे v dv बाई क्या बोला था dx, ठीक है। ये क्यों यूज किया, क्योंकि दो टर्म में एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखा था, दो टाइप से, एक dv बाई dt और एक देखा था v dv बाई dx। ये कैसे आया था, लास्ट क्लास में बताया था। तो v dv बाई dx, v क्या है, ये पूरा है, तो v की जगह लिख लें 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा टू दी पावर -1। पहले बताओ क्लियर है, क्या बोलो, जैसे ऑप्शंस में v नहीं है दिया, उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। हाँ v भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, v भी छोड़ सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे भी करो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग v भी छोड़ सकते हो, यहाँ पुट कर लेना, जैसे करना चाहो वो भी कर सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं। v यहाँ पे v की जगह क्या रख लें 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा टू दी पावर क्या लिखेंगे -1 बाई dx। पहले बताओ क्लियर है, अब इसको लिखें 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा टू दी पावर -1। पहले बताओ ये किसी को दिक्कत है, बीटा टू दी पावर -1, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बताओ, इस पूरे को x की पावर n की तरह ट्रीट कर सकते हैं, x की पावर n की तरह बताया था, तो क्या लिखेंगे n x टू दी पावर n -1, n की जगह पे क्या है -1, x टू दी पावर n -1 यानी पूरे पे 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा n x टू दी पावर n -1 यानी -1 क्या हो जाएगा -2 होगा। और बताया था ये फॉर्मेट है ax प्लस b की पावर n टाइप से, यहां पे अगर देखोगे ये टर्म तो कांस्टेंट है, यहां x की हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो क्या करते हैं उसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x का कोफिशिएंट क्या है 2 अल्फा, तो क्या कर देंगे इंटू 2 अल्फा। पहले बताओ इतने में किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा इसको लिख लो अरेंज करके, अब देखो यहां पे क्या है 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा टू दी पावर -1 और 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा टू दी पावर -2 होगा, तो -1 -2 बेस सेम हो पावर ऐड होता है, तो -1 और -2 क्या हो जाएगा -3 होगा। तो ये लिख सकते हैं 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा टू दी पावर -1 -2 यानी कि -3, और ये -1 का माइनस है और ये क्या है 2 अल्फा। अब यहां से भी देखोगे v इक्वल टू दिस है, v इक्वल टू दिस है ना, अब पर यहां पे मेरा क्या आ रहा है क्यूब आ रहा है, क्यूब आ रहा है ना -3, तो दोनों तरफ पावर 3 करते हैं, इधर भी 3, इधर क्या हो जाएगा -3, यानी 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा टू दी पावर -3 की जगह वी क्यू लिख सकते हैं, तो इसके जगह वी क्यू लिखोगे तो क्या आ जाएगा -2 अल्फा वी क्यू। पहले बताओ क्लियर हुआ, वी क्यू किसके जगह लिखा
इसके जगह। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये समझे, अगर इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछा जाता तब आंसर लिखते -2 अल्फा v क्यूब, लेकिन क्वेश्चन में बोला है रिटार्डेशन वर्ड, रिटार्डेशन में ऑलरेडी नेगेटिव एक्सेलरेशन छुपा होता है, तो बालक का ठीक बोल रहे थे ये हो। तो क्लियर हुआ, इसको नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन दूंगा, नोट करो। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। A particle is subjected to an acceleration a equal to alpha t plus beta t square, subjected to an equation a equal to alpha t plus beta t square, where alpha and beta are constants, ठीक, फुल स्टॉप लिखना। The position and velocity of particle at t equal to 0, the position and velocity of particle at t equal to 0 are x naught and v naught respectively, अच्छा इसको क्या पढ़ते हो आप लोग, जो किसी के नीचे ऐसे जीरो लगा होता है, इसको क्या पढ़ते हो, नॉट क्या पढ़ते हो बताओ, NOT पढ़ते हो ना, हाँ, क्यों नॉट पढ़ते हो, जीरो लिखा है, जीरो का मतलब कुछ नहीं, तो नॉट पढ़ते हैं, ठीक है, हाँ, x naught and v naught respectively लिखना। The expression for position of particle at time t is ऑप्शन है at time t is xt equal to x naught plus v naught t। पहले मुझे ये बताओ, इसका मतलब समझ में आता है, xt लिखा है, x क्या है, फंक्शन ऑफ t का है, मतलब x t पे डिपेंड कर रहा है, इतना सही मतलब है। तो प्लस ऑप्शन लिख रहे हैं 1/6 कुछ है अल्फा, 1/6 अल्फा कुछ लिख लो, से अल्फा टी क्यूब, 1/6 अल्फा टी क्यूब प्लस 1/12 बीटा t टू द पावर 4, ठीक है, इस तरह से ऑप्शन है। कुछ खतरनाक तो नहीं लग रहा, देखने में लंबा चौड़ा लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन नहीं है कुछ खास। दूसरा ऑप्शन xt इक्वल टू मान लो है x नॉट प्लस v नॉट t प्लस 1/12 अल्फा टी क्यूब प्लस बीटा टी क्यूब प्लस 1/6 बीटा टी क्यूब, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है xt इक्वल टू x नॉट प्लस v नॉट t प्लस 1/6 अल्फा बीटा टी क्यूब प्लस 1/12 बीटा अल्फा टी टू द पावर 4 डी, सबके भले के लिए नन ऑफ दिस या नन ऑफ एबव, या और लिख ले, ई भी दे दें, चलो ये लिख लो, मूड नहीं है, दिमाग खराब हो गया, नहीं बनाएंगे, ऐसा लिखोगे। ई क्या लिख लिया बालक, मूड नहीं है, ई सही है, चलो ट्राई करो 2 मिनट। अच्छा सुनो, थोड़ा हिंट ले लो, अगर ट्राई करोगे। एक्सेलरेशन
से वेलोसिटी क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पोजीशन, फिर इंटीग्रेट, बैक जा रहा है ना, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेट। तो दो बार इंटीग्रेट करना होगा, एक बार वेलोसिटी, अगली बार डिस्प्लेसमेंट। दिक्कत क्या आएगी जब हम इंटीग्रेट करेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो तुम्हारा क्या आएगा, सी सी आएगा। फिर जो कांस्टेंट है वो कैसे निकालोगे, उसके लिए कंडीशन गिवन है, t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू x नॉट है और v की वैल्यू v नॉट है। थोड़ा बहुत बताया, सोच सकते हो सोचो, फिर उसके बाद बात करेंगे, 2-3 मिनट का टाइम ले लो। देखो यहाँ पे समझो, एक्सेलरेशन गिवन है ना, यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन गिवन है ना, हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो एक्सेलरेशन से हम पहले क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेट करेंगे, v इक्वल टू a dt। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं चूंकि dv इक्वल टू होगा जो होगा, ठीक है ना, v इक्वल टू a dt। अब देखो a dt, a कितना है, अल्फा t प्लस बीटा t स्क्वायर dt, ये है, ठीक, a की वैल्यू रख दिया, ठीक है। अब देखो यहां पे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, पहला टर्म आएगा अल्फा टी डी टी, अल्फा टी डी टी, अल्फा को बाहर लिखेंगे, टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई टू, टी स्क्वायर बाई टू, ठीक, प्लस बीटा टी, टी क्यूब बाई 3, ये आएगा, प्लस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमको पता नहीं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कुछ होगा, हमने मान लिया सी। पहले बताओ यहां तक क्लियर है, सी। अब वेलोसिटी हमको पता लग गया ना, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। लेकिन कष्ट क्या है, यहां पे सी का टर्म है, वो तो हमको नहीं चाहिए। तो इसी के लिए क्वेश्चन में एक कंडीशन दे रखा है, क्या, ध्यान दो, t इक्वल टू 0 पे जो पोजीशन है उसकी वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू x नॉट और वेलोसिटी की क्या वैल्यू है, v नॉट। तो t इक्वल टू 0 पे एक कंडीशन दिया है हमको, यूज करते हैं इसको, देखते हैं। एट t इक्वल टू 0 क्वेश्चन में कहा गया जो वेलोसिटी v है उसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है, v नॉट हो जा रही है। t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी की वैल्यू हो जा रही है v नॉट, ठीक। तो यहां वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी की वैल्यू v नॉट, तो हम रखते हैं t इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू 0 रखेंगे तो v कितना हो जा रहा है, v नॉट। तो v की जगह पे क्या रख दिया, v नॉट, और t 0 रखेंगे, जरा देखना क्या आएगा, अल्फा इंटू टी स्क्वायर, t की जगह पे 0 रखा, 0 स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा टी क्यूब, टी की जगह पे 0 रखा, 0 क्यूब बाई 3, 0 क्यूब बाई 3 प्लस सी। पहले बताओ क्लियर है। तो यहां से देखोगे तो ये टर्म कितना है, v नॉट अगर लिखते हो तो v नॉट इक्वल टू कितना है, ये टर्म 0 होगा, प्लस ये वाला भी टर्म 0 होगा, प्लस सी, 0 प्लस 0 प्लस सी क्या होगा, सी। तो सी की वैल्यू क्या निकला, v नॉट निकल गया ना। तो यानी इक्वेशन जो मेरा बन गया, ये वाला इक्वेशन v का इक्वेशन क्या बन गया, गिवन डेटा में अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा टी क्यूब बाई 3 प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं, v नॉट। ये समझ में आया, ये समझ में आया कैसे किया। तो मेरा अब क्या हो गया, v पता लग गया। अगर v पता लग गया तो डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, पोजीशन। अगर v पता लग गया तो हमको पता ना x इक्वल टू इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर इसका सेम प्रोसेस करेंगे v dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बताओ क्या होगा, x लिखेंगे पूरा इंटीग्रेशन, v की जगह ये पूरा लिख लो, अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा टी क्यूब बाई 3 प्लस v नॉट dt। क्या ठीक है। अब यहां से अगर बात करते हैं, ये dt हो जाएगा अल्फा टी स्क्वायर बाई 2 dt। यहां पे कांस्टेंट को बाहर करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रहा हूं, अल्फा बाई 2 कांस्टेंट बाहर होगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी 3 बाई 3, टी क्यूब बाई 3 होगा, टी क्यूब बाई 3 प्लस बीटा बाई 3 बाहर होगा, टी क्यूब का इंटीग्रेशन टी 4 बाई 4, तो टी 4 बाई 4, तो टी 4 ये 3, टी 4 बाई 4 ये होगा, ठीक, प्लस अगला टर्म v नॉट dt। t इक्वल टू 0 पे v की वैल्यू क्या दे रखी है, v नॉट, यानी कांस्टेंट है।
तो v नॉट क्या है, t इक्वल टू 0 पे v की फिक्स वैल्यू दे रखी है ना, v नॉट है, यानी v नॉट क्या है, कांस्टेंट है मेरा। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन v नॉट dt, v नॉट बाहर, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, तो ये क्या आ गया, v नॉट t, ये आया, और प्लस इंडेफिनिट है तो क्या लिखेंगे, c, प्लस c। अब ऑप्शन देखोगे ठीक है, जो भी आंसर आना आ जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या है, c फिर हमको नहीं पता, फिर हमको c नहीं पता, तो c पता करने के लिए क्या करेंगे, एक कंडीशन फिर दिया है वैसे ही, t इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू कितनी दे रखी है, x नॉट, क्वेश्चन में लिखा है t इक्वल टू 0 पे x क्या है, x नॉट, तो t इक्वल टू 0 पे x क्या है, x नॉट, तो t इक्वल टू 0 रखा जैसे v के लिए किया था, तो x के जगह पे रखा क्या, x नॉट, और t की वैल्यू 0 रखा, मैं डायरेक्ट लिखूं, यहां पे 0 रखोगे, 0 का क्यूब क्या होगा, 0 हो जाएगा ये टर्म, यहां भी 0 का 4, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस ये v नॉट t, इसके जगह t की जगह 0 रखोगे, ये भी टर्म 0 हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, x नॉट, तो ये रख दोगे इक्वेशन में, c की वैल्यू तो क्या आ गया, नीचे दिख रहा है, तो x अगर फंक्शन ऑफ टाइम बोलेंगे तो क्या होगा, मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं इसको, जरा देखो, अल्फा, या फिर नहीं दिख रहा तो मैं कहीं लिख दूं साइड में, दिख रहा है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, अल्फा t क्यूब 3 2 क्या हो जाएगा, 6, ये क्या हो जाएगा, बीटा t टू द पावर 4, 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 12, प्लस v नॉट t, और c की जगह क्या लिखेंगे, x नॉट, तो इसी को थोड़ा सा अरेंज करके लिख लो, ऑप्शन में लिखा है पहले x नॉट प्लस v नॉट t प्लस अल्फा t क्यूब प्लस बीटा t की पावर 4/12, कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट, इसी को अरेंज करके लिख लेना है, पहले ये लिखना, फिर दिस बढ़ते हुए ऑर्डर में लिखा है पावर m, ये प्लस ये बढ़ इंक्रीजिंग पावर में, क्या वाली का यही आया था, हाँ नहीं उसका तुक्का तो ठीक है, बालक का, हाँ ठीक है, लिख लिए, इसको लिख लो, फिर आगे तब क्वेश्चन बात करेंगे। देखो एक बात सुनो, यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखो, बेसिक है, पता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी मिलेगा, डिस्टेंस को करेंगे स्पीड मिलेगा, एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को इंटीग्रेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, स्पीड को इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्टेंस मिलेगा, ठीक, बेसिक जो बात है। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखो, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से गलत जवाब दे देना, लिखो, इफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, if velocity of a particle is given by, velocity of a particle is given by v equal to 6 minus 3t, बोर्ड पे लिखा है, if velocity of a particle is given by v equal to 6 minus 3t, ठीक, then find distance traveled by the particle, distance traveled by the particle in t equal to 4 second, distance traveled by the particle in t equal to 4 second, ठीक है, all parameters या all quantities are given in SI units, मतलब सब SI यूनिट में है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, टाइम सेकंड में है, ठीक है ना, तो सब SI यूनिट में है, ठीक है। ऑप्शन चाहिए तो फर्स्ट ऑप्शन A 0, सेकेंड 6, सब मीटर में है, C 12 मीटर और D 18 मीटर, 0 मीटर, 6 मीटर, 12 मीटर, 18 मीटर, ट्राई करो, आंसर बताओ जल्दी से। देखो यहाँ पे कुछ लोग बता रहे हो, आंसर बताओ, क्या कितना बता रहे हो, 0 बोल रहा है बालक, और बालिका C बोल रहे हो, कैसे, चल आ गया, चलो कैसे देखते हैं, क्या है, वेलोसिटी है ना, v गिवन है, x क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन v dt, अब v dt देखो 4 सेकंड बोला गया ना, मतलब 0 से 4, तो 0 से 4 में हमको पता है लिमिट हम ना भी बैठाएंगे चलेगा, क्योंकि दूसरा लिमिट 0 होता है, हमने बताया था कल की, डायरेक्ट भी पुट करके कर सकते हैं, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो 6 माइनस 3t dt, पहले बताओ ये क्लियर है, x का इक्वेशन,
इसको इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा, देखो जरा बोर्ड पे, 6 dt, dt का क्या होगा t, तो क्या लिखेंगे 60 और इसमें 3 बाहर आएगा, क्या लिखेंगे 3t² 2 n+1/n+1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये x का आ गया इक्वेशन एट t = 4 सेकेंड। अच्छा कोई अगर बोलोगे यहां पे हम c क्यों नहीं लिखे इंडेफिनिट, दरअसल हमको लिमिट पता था इसलिए c नहीं लिखे, हम चाहते तो यहां पे भी 0 to 4 रख सकते थे, समझना, यहां भी 0 to 4 रख लेते और इधर चूंकि 0 था शुरुआत में पोजीशन 0 से x, तो x ही रहता, तो t = 4 पे जरा x देखते हैं कितना है, समझना 6 × 4 माइनस क्या लिखेंगे 3 × 4 का स्क्वायर बाय 2, सॉल्व करो कितना आएगा 6 × 4 24, 6 × 4 मैं ऊपर लिख रहा हूं 6 × 4 24 और माइनस क्या होगा 24, x = 6 × 4 24 और ये कितना आएगा 48/2 मतलब 24 ही होगा, तो x = क्या होगा 0, तो आंसर क्या बोलेंगे 0। देखो 2-3 तरह से बात समझो, एक तो पहला ये क्या निकला, जब वेलोसिटी का इंटीग्रेट किए तो ये डिस्टेंस नहीं मिलता, ये डिस्प्लेसमेंट मिलता, पहली बात। दूसरा, अगर आपको डिस्टेंस लगता भी तो ऐसा सोचो पार्टिकल चला कि नहीं चला, चला तभी तो वेलोसिटी है, अगर कोई चीज चल चुका है तो डिस्टेंस कभी 0 हो सकता है, अगर थोड़ा सा भी चला है कुछ भी चलेगा वापस, फिर मान लो 5 मीटर चल के वापस आ गए तो भी क्या होगा बढ़ेगा ही डिस्टेंस, 5 पे जाके रुक गए तब भी डिस्टेंस 5 होगा, अगर कोई चल लिया है थोड़ा भी चला है तो डिस्टेंस तो कभी 0 नहीं हो सकता, बात समझ में आ रही है, तो डिस्टेंस तो 0 नहीं हो सकता, यानी ये तो मामला होगा नहीं, ठीक, ऐसे भी 0 आ गया तो गलत ही हुआ, डिस्प्लेसमेंट पूछता तो आंसर यही होता 0, बात समझ में आ रही है। अब तो ये तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। अच्छा डिस्प्लेसमेंट भी 0 कब होता है, जब चल के वहीं आ जाता है, जब चल के फिर वहीं आ जाए तभी डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। और ये जो ग्राफ है, अभी जो स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, ग्राफ में बताऊंगा, ये y = mx + c स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, मतलब जाके उसी पाथ से वापस आया, तो उसी पाथ से वापस आया है, तो ये 4 पे 0 कब हो सकता है पता है, जब हम देखते हैं एट t = 2 सेकेंड, 4 का आधा क्या होगा 2, t = 2 सेकेंड पे देखते हैं, t = 2 सेकेंड पे x पे 2 वैल्यू रखते हैं t के जगह पे, इस इक्वेशन में 2 रखेंगे, क्या होगा 3 × 2 का स्क्वायर बाय 2 ये होगा, तो 6 × 2 क्या होगा 12 और इधर सॉल्व करोगे कितना होगा 6, तो कितना हो जाएगा 6 मीटर, यानी 2 सेकंड में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोलो, 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है 6, और बात को समझो 2 सेकंड में 6 मतलब 4 सेकंड में 0 होने का मतलब क्या होता है, 4 सेकंड में 0 होने का मतलब है कि 2 सेकंड तक गया होगा, 2 सेकंड तक गया होगा और अगले 2 सेकंड में वापस आया होगा, यानी 4 सेकंड में तभी 0 हो सकता है ना जब 2 सेकंड तक जाए और अगले 2 सेकंड तक क्या हो वापस आए, तो 2 सेकंड तक गया अगले 2 सेकंड तक वापस आया, t = 4 सेकंड। तो मुझे एक बात बताओ 6 गया है, 2 सेकंड में 6 गया, अगले 2 सेकंड में क्या होगा 6 ही वापस आएगा, तो 6 गया और 6 वापस आया, डिस्टेंस क्या करते हैं ऐड करते हैं ना, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 6 + 6 12, तो आंसर क्या होगा 12 मीटर, बात समझे बालिका। अब एक बात समझना, इसमें अभी कुछ चीजें बात करेंगे हम इसमें, डिस्टेंस क्या हो गया, आंसर तो ठीक है 6 + 6 6 जाना 6 आना, और डिस्प्लेसमेंट यहां से देखो डिस्प्लेसमेंट 0 दिख भी रहा है, 6 गया 6 आ गया, नेट क्या हो गया 0 हो गया, तो आंसर हमारा क्या होगा 12 मीटर। अब देखो आंसर तो ठीक है आ गया, हाँ बालिका बोल दी, पता नहीं कैसे बोली लेकिन ठीक बोली, आप समझो जरा, ये तो ठीक है जो आया हम कर लिया, यहां पे मेरा x = 0 आ गया था, तो हमने सोचा डिस्टेंस तो 0 हो नहीं सकता, तो आंसर क्या होगा हमारा, यानी डिस्प्लेसमेंट है तो हमने डिस्टेंस निकाला, फिर सोचा 4 सेकंड में 2 गया 2 आया, अगर मान लो 4 नहीं होता, क्वेश्चन में कुछ और होता 3 होता, समझना, तब तो हमारा आंसर 0 नहीं आता, या कुछ ऐसा होता हमारा पॉजिटिव आता, तब हम कैसे सोचते, तो हाँ अगर समझो अगर हमारा पॉजिटिव आता तब हम क्या करते,
पॉजिटिव आता तब तो हमको आइडिया नहीं था फिर कि ये क्या होता, ठीक है ना। पॉजिटिव आता तो हम इसको ही हो सकता है डिस्टेंस मान के सही कर लेते। तो कॉन्सेप्चुअली ऐसे नहीं ठीक है, देखेंगे हम कैसे देखेंगे, जरा बात को समझो। यहां पे हमको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि पार्टिकल वापस तो नहीं आया है। जब तक वापस नहीं आएगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। वही होता है ना, मान लो कोई पार्टिकल यहां से 10 मीटर गया और जाके रुक गया वहीं पे, डिस्टेंस कितना होगा 10 ही होगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो भी 10 होगा। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तब तक सेम होता है जब तक सेम डायरेक्शन में जाता जा रहा है, वापस नहीं आया या कुछ मोशन में चेंज नहीं हुआ, उसी स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते रहा एक ही डायरेक्शन में। अगर मान लो 10 जाके 4 वापस आ जाए, अंतर हो जाएगा, डिस्टेंस 14 डिस्प्लेसमेंट 6। बात समझ में आ रही है। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर देखते हो 2 सेकंड तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होगा, यानी कि जब तक वापस नहीं आ रहा है तब तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है। और वापस आने का मतलब क्या है कि वापस जब भी आएगा उस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगा। अगर वेलोसिटी 0 नहीं होगा तो वापस नहीं आ सकता। कोई भी चीज वापस आने के लिए वेलोसिटी को क्या होना होगा, 0 होगा। एक बॉल को ऊपर ही फेंके, मान लो हाईएस्ट पॉइंट 10 मीटर तक गया, उसके बाद वहां से नीचे आया तो वहां पे वेलोसिटी 0 होना ही है। नहीं होगा, मान लो से कुछ भी होगा 1 मीटर पर सेकंड हुआ, थोड़ा ऊपर चला जाएगा, 0.5 हुआ, हल्का ऊपर जाएगा। या कोई चीज एक डायरेक्शन में गया वो तब तक वापस नहीं आएगा जब तक कि उस पॉइंट जहां से टर्न करेगा वेलोसिटी क्या होगा, 0 नहीं होगा। तो वापस आने के लिए वेलोसिटी क्या होना पड़ेगा, 0। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि वेलोसिटी कहीं उस टाइम से पहले 0 तो नहीं हो गया है। अगर वेलोसिटी मान लो मेरा 2 सेकंड तक ही पूछता तब तो हमको चेक करने की जरूरत नहीं थी। मान लो 1 पे पूछता, हम 1 करते, जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट टिक लगा देते, सही था। अंतर 2 के बाद आ रहा है, तो हमको सबसे पहले देखना है कि पार्टिकल वापस तो नहीं आया। उसका तरीका क्या है कि वेलोसिटी 0 नहीं ना हुआ है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप हम देखेंगे कि वेलोसिटी को 0 करके कि वेलोसिटी मेरा कब 0 हो रहा है। वेलोसिटी का इक्वेशन दे रखा है, हाँ, v = 6 - 3t = 0, वही इक्वेशन है ना वेलोसिटी का। तो यहाँ t की वैल्यू क्या निकलेगी, यहां से t की वैल्यू उधर जाएगा 6, क्लियर है। 6/3 मतलब 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड पे वेलोसिटी 0 हो गई, ये हमको पता लग गया। अब हमको आइडिया लग गया, अच्छा 4 पूछा मतलब 2 गया 2 वापस आया, समझ में आ रही है बात। तब हम फिर डिसाइड कर लेंगे अच्छा कि वापस आया है 2 के बाद, तो फिर उसके बाद ऐड करेंगे जो भी करना है, ठीक है। इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं, जरा बात समझो। एक तो ये हो गया सिंपल, ऐसे समझे तो वेलोसिटी 0 चेक करेंगे, ठीक है। अगर मैं चाहता हूं नहीं, मैं पूरा जैसे डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन से किया ना, पूरा हम डिस्टेंस भी इंटीग्रेट करके ही निकाल दें। तो एक बात समझो, अगर मैं यहां से यहां तक जाके और फिर यहां से यहां वापस आया, मैंने t = 2 सेकंड में पता कर लिया वेलोसिटी 0 है। यानी अगर मैं इधर समझो, इधर से इधर जाना पकड़ लूं 6 मीटर और फिर इधर से इधर आना पकड़ लूं 6 मीटर, अगर दोनों को ऐड कर दूं तो डिस्टेंस निकलेगा, सब्ट्रैक्ट कर दूं डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं जरा समझो। और इसको कैसे करें, मैं टोटल डिस्टेंस ही निकाल रहा हूं, समझो। सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये पता किया 0 से 2 एक पार्ट है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, समझो 0 से 2। हाँ, वेलोसिटी चेक करना पड़ेगा कब 0 से 2 इंटीग्रेशन जो भी आया v dt प्लस हमको ऐड करना है इंटीग्रेशन, फिर 2 से 4 वापस आया 2 to 4 v dt, ये भी करेंगे, आंसर हो जाएगा 2 to 4 v dt। अब इसको एक काम करेंगे, इसको हम लगा देंगे क्या, मॉड, क्योंकि इसका हमको प्लस वैल्यू चाहिए। 6 और -6 नहीं करेंगे, 0 हो जाएगा। 6 जाना और 6 आना, प्लस चाहिए। तो 0 से 2 एक पार्ट किया, 2 से 4 दूसरा पार्ट किया। तो इसको अगर करके देखो, 2 मिनट करके देख लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन हम कर चुके हैं, तो मैं बार बार नहीं लिखा। 6 - 3t dt कितना इंटीग्रेशन आया, 60 - 3t² 2। तो रख के देखो, 60 - 3t² 2 इंटीग्रेट किया, लिमिट रखा कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, एक हुआ। प्लस अगला पार्ट इसका मॉड मतलब प्लस वैल्यू v dt, यही है 60 - 3t² 2 कहां से कहां तक, तो 2 से 4 तक, ठीक, 2 से 4 तक, ठीक। अच्छा करके देखो, एक बार अपर लिमिट रखेंगे तो ये तो सॉल्व कर चुके हैं ना हम 2 पे, 0 पे तो 0 होगा, 2 पे रखेंगे 6 दूना 12, और इसको सॉल्व करेंगे
2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 या 12 2, ये कितना आएगा 6 आएगा, ये 6 आएगा, पहले भी किया था हमने, तो ये पार्ट तो 6 आ गया, 6 आ गया, प्लस इस वाले पार्ट को करके देखो, 6 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर बाय 2 अपर लिमिट माइनस इसको रखेंगे लोअर लिमिट, यानी 6 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर बाय 2 कितना आएगा, ये मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूं, 6 चौके 24 24, 6 इंटू 4 24, जो भी सॉल्व करके आएगा देख लोगे, ये तो 6 हो गया, ठीक है, ये पार्ट तो ये तो 6 था, पहले सॉल्व किया था हमने, ये 6 था, जरा समझना, ये हो जाएगा क्या तुम्हारा 16 3 48 24, और ये क्या होगा 24, ये क्या होगा 0, ये टर्म को सॉल्व करके देखो, ये आ जाएगा 0, हमने उधर भी करके देखा था, डिस्प्लेसमेंट निकाले थे ना पहले, तो इसको 0 तो पहले किए ही थे, 4 पे रख के हमने देख ही लिया था, तो ये पार्ट तो 0 ही आएगा, ये पार्ट देखो तो 6 दूना 12 12 और ये क्या होगा 2 दूना 4, कितना हो जाएगा ये 6 और 6 और ये कितना हो गया 12, मतलब 6 माइनस से, तो माइनस से चूंकि वापस आ रहा है, तो वापस आ रहा है तो 6 जाना 6 आना, हम क्या लिखेंगे मॉड लेंगे, बताया था ना मॉड लेंगे, तो ये मॉड है, ये तुम्हारा जाके मॉड है, तो मॉड है तो क्या हो जाएगा, ये मॉड है, तो ये क्या हो जाएगा +6, तो आंसर क्या आ गया, समझे इस चीज को, लेकिन हमको देखना पड़ेगा फंक्शन कहां ब्रेक हो रहा है, तो मैं ऐसे भी कर सकते हैं, मैथ्स में जो मैथ वाले हो, खासकर बायो वाले तो ना जानो, ठीक है, मैथ्स वाले जो मैथ में आगे जाके मैथ्स में पढ़ोगे, जब आप पढ़ते हो फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशियबिलिटी पढ़ोगे, डिफरेंशियबिलिटी में देखोगे फंक्शन ब्रेक हो रहा है एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ब्रेक होता है ना वहां पे इंटीग्रेशन भी ब्रेक होता है, जैसे ये फंक्शन ब्रेक जो होगा वो इतने पे होगा 2 पे, तो 2 पे होगा तो 0 से 2 एक लिमिट बैठेगी, 2 से 4 एक लिमिट बैठेगी, तो उतना डिटेल अभी नहीं जाना, मैथ में पढ़ोगे तब देख लोगे, या फिर कुछ मैथमेटिकल टूल्स में क्वेश्चन है वहां पे देखेंगे, तो इतनी बातें समझ में आ रही है, तो 2 तरीका देखा, एक तीसरा तरीका भी है जो अभी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लोग ग्राफ पढ़े हो, कुछ लोग ग्राफ नहीं पढ़े हो, तो जो ग्राफ नहीं पढ़े उनको दिक्कत आएगी, ग्राफ पढ़ाने के बाद ऐसा क्वेश्चन फिर हम ग्राफ से कर लेंगे और आसान होगा, ग्राफ में देखोगे ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, y = mx + c, स्ट्रेट लाइन बनाओगे और उसका एरिया हमको देगा, देखेंगे आगे जाके हमको देता है, अगर फॉरवर्ड एरिया बैकवर्ड एरिया ऐड करेंगे तो डिस्टेंस, सबट्रैक्ट करेंगे डिस्प्लेसमेंट, वो अभी नहीं पढ़े हो तो उस पर बात नहीं करेंगे, वो जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे ग्राफ से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा और आसानी से। तो पहले बताओ ये 2 तरीका समझ में आया, तो बहुत खतरनाक सा कुछ लगा क्या, नहीं ना, तो इसको नोट कर लो।